जमहूरियत तो पाकिस्तानी लोगों के लिए बनी ही नहीं है। पाकिस्तानी लोग इस काबिल ही नहीं है कि इतने बेहतरीन तर्ज हुकूमत से फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, जो फ़ौज पाकिस्तान है, वो लोगों से सिंसियर नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम को वो चलने नहीं देती। या जो पाकिस्तानी जमहूरियत है, वो नालायक सियासतदानों की रेशादानियों, उनकी कंस्पिरेसीज की वजह से नाकाम हुई है। या पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो इस काबिल ही नहीं कि इतने अच्छे तर्ज हुकूमत से फ़ायदा उठा सकें। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, जी हाँ, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल instability are the three fundamental hallmarks which have been responsible for the crisis after crisis scenario for the nascent political state Pakistan। क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान, उन्हें चंद और साल अल्लाह ताला जीने का मौका देता तो पाकिस्तानी जो सियासत है इसका कोई हाल और होता? या सबसे बेहतरीन और बड़ी बात है, क्या पाकिस्तानी लोगों को गुमराह करके, लोगों को तालीम ना दिला के, क्या सियासतदानों, वडेरों और जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या ये इनकी साजिश नहीं है? और आखिरी नंबर पे कि क्या जो बुरी से बुरी जमहूरियत है वो अच्छी से अच्छी डिक्टेटरशिप से बेहतर है या नहीं है? जी दोस्तों, इन तमाम सवालात के अगर आप जवाब आज जानने चाहते हैं तो आज का मेरा लेक्चर जो है डेमोक्रेसी पे, फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू द प्रेजेंट वर्किंग सिचुएशन, इसमें मुख्तलिफ तारीखी मॉडल हैं, उनको डिस्कस किया गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर इसे ज़रूर सुनिए, इसे पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें बड़ी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा चैनल हुमायूंस एजुकेशन टीवी, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में इस तरह मिलती रहेगी। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब आपके? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक फॉर डिस्कशन है वो आपका इंग्लिश ऐसे में भी काम आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स का भी ये टॉपिक, इसमें भी आप ये डाटा लिख के आ सकते हैं, और फिर आपका जो जनरल नॉलेज का पेपर है पीएमएस का, उसमें भी ये डाटा दोस्तों आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, ये आपने मेरा लेक्चर पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मैं किताबों का आपके साथ रेफरेंस बुक या अथॉरिटी बुक का आपके साथ दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, इसे प्लीज़ मिस मत कीजिएगा और इसे पूरा देखिएगा, और मेरा चैनल उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सबको बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है प्यारे दोस्तों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसे उर्दू में जमहूरियत कहते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वाले टॉपिक में मैं आपके साथ आउटलाइन शेयर करूंगा, और फिर उन आउटलाइन के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बड़ा यूनिक और बड़ा जो रिसर्च बेस्ड डाटा वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो अगर हम चलते हैं लिटरल मीनिंग की तरफ, लिटरल कॉनोटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, so we can say democracy is a composite of two words. One is demos. Demos mean people. DEMOS. Demos mean people. Kratia. CRATIA. Kratia, which means the rule or government. So इसके अगर लफ्जी माने देखे जाएं डेमोक्रेसी के, तो ये डेमोस और क्रेशिया से मिलके बना है, जिसके मानी बनते हैं लोगों की हुक्मरानी या लोगों की हुकूमत। जी दोस्तों, दुनिया में पॉलिटिकल साइंस का जो एक ख़ास सब्जेक्ट रहा है वो रहा है कि लोग किस तरह अपने आप को गवर्न करें, लोग किस तरह अपने जो मुंतखब नुमाइंदे उन्हें मुंतखब करके क्या उन पे चेक रखें, या उनको कितनी आज़ादी दे सकें कि वो लोगों की जो मैंडेट लेते हैं उसे एक्सरसाइज करें, और फिर जाके रियासती और हुकूमती अमूर में अपना काम करके लोगों की वेलफेयर को मैक्सिमम मेक श्योर करें। सो इसके लिए वेस्ट में जो सो कॉल्ड वेस्ट है, जो कहता है जी डेमोक्रेसी हमारा कॉन्सेप्ट है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना है, ये एथेंस से चला, फिर मुख्तलिफ अदवार से होता हुआ इवोल्यूशन के ज़रिए बेशुमार जो एथेनियन इसमें एडिशन है वो आया ग्रीस का, फिर रोमन का आया, फिर
जो क्रिश्चियन वर्ड में डेमोक्रेसी है उसका भी आपको पता है। फिर चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी है। फिर इस्लाम का एक सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, बल्कि इस्लाम में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि थ्रू डेमोक्रेसी है। फिर इसके साथ जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट आ गए, उन्होंने डेमोक्रेसी पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। अलगर्द ये जो डेमोक्रेसी का हमारे सामने मौजूदा कॉन्सेप्ट है, मौजूदा शक्ल है दोस्तों, ये रातों रात किसी इनकलाब का नतीजा नहीं बल्कि ये एक बहुत लंबे इर्तिकाई अमल का नतीजा। और उस इर्तिका की शक्ल में आज हमारे सामने जो जमहूरियत का निज़ाम चल रहा है ये बहुत लंबा और एवोल्यूशनरी है। So from the literal meaning we come to know that democracy is a form of government which means government of the people, by the people and for the people, and this form of government shall not perish from the earth। प्यारे दोस्तों, ये जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने अभी रिसाइट की है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है अब्राहम लिंकन, जी हाँ, उनकी डेफिनेशन है। और ये दुनिया में डेमोक्रेसी की सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन इसे माना जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी की दोस्तों जो असल जिस्ट है वो है सारे लोग मिल के हुक्मरानी करेंगे, या सारे लोग मिल के जमहूरी हुकूमती अमूर में जो फैसला साजी के अमूर हैं उनमें हिस्सा डालेंगे। अब दोस्तों ये आज की दुनिया में जब के रियासतों की आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ ये फिजिबल नहीं है। सो इनडायरेक्ट जो पॉलिटिकल पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ, जिसमें जो लोग हैं वो अपने मुंतखब नुमाइंदे उन्हें चुनते हैं, उसके लिए इलेक्शन होता है और फिर वो जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट को रन करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो होगी डेमोक्रेसी की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन। डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटरशिप दोस्तों ऐसी तर्ज हुकूमत है जिसमें कोई एक जमात, कोई एक सियासी जमात लोगों की, या कोई ऐसी जमात ऑर्गेनाइज्ड लोगों की जो हुकूमती अमूर पे कब्जा कर लें और उनका एक ऐसा मिलिट्री विंग हो जिसके ज़रिए वो अपनी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी उसे मनवा सके, जो लोग उससे इनहराफ करें उसे सजा दे सके। सो ऐसे सेटअप को हम क्या नाम देंगे? डिक्टेटरशिप का। उर्दू में से आमरीत कहते हैं और ये हुकूमत की एग्जैक्ट ज़िद है। जी दोस्तों, अब चंद एक डिक्टेटरशिप दुनिया में देख लेते हैं वो क्या थी और उनका क्या क्या आउटकम निकला। जी दोस्तों, सबसे पहले बात हो जाती है सद्दाम हुसैन की। जी दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक में ये आए थे। जी दोस्तों, तो बात हो रही थी सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन जो इराक के प्रेसिडेंट थे और ऑल इन ऑल थे। आपको दोस्तों पता है कि जो सद्दाम हुसैन थे वो इराक में एक ऐसे फ़र्द वाहिद थे जिनका जो पूरे इराक में तोती बोलता था और उनको कोई लोगों की जो पॉलिटिकल लिबर्टीज़ है उनका कोई एहसास नहीं है, कोई जमहूरियत की कोई नाम नहीं है। एक ही फ़र्द वाहिद रियासती अमूर पे बैठा हुआ और वो तमाम काम कर रहा है। जी दोस्तों, ये टोटल एक अलग बहस है कि अमेरिका से मदद लेके वो ईरान के साथ कितनी देर जंग करता रहा और उस जंग का फिर क्या आउटकम निकला, ये मैं आप सब दोस्तों पे छोड़ता। मेरी इधर आपको सिर्फ एकेडमिक बात करनी और आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलानी है कि जमहूरियत क्या है और डिक्टेटरशिप क्या है। डिक्टेटरशिप के हवाले से दोस्तों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। इराक में जो सद्दाम हुसैन का दौर था वो जो है जिसे अमेरिका ने 9/11 का बहाना बना के 2003 में जिसकी हुकूमत का ख़ात्मा किया था और फिर उसे बाद में ईद वाली सुबह सजाए मौत दे देगी, फांसी देगी। फिर जो जर्मनी के हिटलर हैं उनकी बात की जाए, ये 1933 से लेकर 1945 तक इनका जो दौर हुकूमत चला और एंड पे इन्होंने जाके क्या किया, खुदकुशी कर ली। फिर लेनिन है रशिया के 1917 से 1924। फिर जोसेफ स्टालिन है, ये 1928 वर्ल्ड वॉर 2 है। फिर बेनिटो मुसोलिनी इटली के, इनका टाइम पीरियड 1928 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। इनके
दोस्तों चंद एक जो मैंने डिक्टेटरशिप आपसे शेयर किए हैं, इनके कुछ कॉमन फीचर थे। कॉमन फीचर पहला क्या है कि वन मैन शो था, वन पार्टी रूल था, फिर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, इंडोक्ट्रिनेशन थी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर एट्सेट्रा। जी दोस्तों, ये चंद एक कॉमन ट्रेड्स हैं जिनकी मौजूदगी में जो डिक्टेटरशिप का नफूर वो बहुत तेज़ी से फलता फूलता है। अब चलते हैं दोस्तों डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एवर प्रैक्टिस्ड ऑन द फेस ऑफ अर्थ। क्या जमहूरियत इन इन ममालिक में, जिन 9 ममालिक के मैं आपके से नाम शेयर करने जा रहा हूँ, इनमें क्या ये सही तौर पे चल रही है? पहला है यूएसए, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, चाइना, ईरान, टर्की एंड पाकिस्तान। जी दोस्तों, ये 9 किस्म के ममालिक मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा था 9 किस्म के ऐसे ममालिक जिनका जिक्र मैंने आपसे अभी भी किया है, मैंने आपको अभी उनके नाम गिनवाए हैं। इनमें जमहूरियत जो है क्या ये सक्सेसफुल चल रही है? जी दोस्तों, ये अगैन एक क्वेश्चन जो है, ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या जमहूरियत यहाँ सक्सेसफुली चल रही है या कि जमहूरियत को कुछ किन मसाइल का सामना है। तो ये दोस्तों आप पे है कि आप इस चीज़ को किस तरह लिखते हैं। मेरी यहाँ आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना मुराद है। सो चलते हैं। वाई डेमोक्रेसी इज कॉल्ड द बेस्ट सिस्टम एवर प्रैक्टिस्ड ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अब ये क्यों है कि जमहूरियत को सबसे बेहतरीन निज़ाम हुकूमत गिना जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्शन होते हैं जी। अब आप सब दोस्तों को पता है कि इलेक्शन क्या है, इलेक्शन का मकसद क्या है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए तो उससे जो आपकी इलेक्टेड पॉलिटिकल जो जमात है वो जो निकलेगी तो वो फिर आवाम को जवाबदेह होगी। अगर जो रिग्ड इलेक्शन होंगे उसका भी आपको पता है, और आपको पता है कि एक रियासत में जो रिग्ड इलेक्शन है, यानी कि ऐसे इलेक्शन जिनमें करप्शन की जाए या जिनमें धांधली की जाए, उनकी फिर ममालक की पॉलिटिकल फेट में उनका जो उसका डिके उनमें उसमें कितना हिस्सा हो सकता है। फिर है फ्री पब्लिक ओपिनियन है जी। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, लॉबीज होते हैं, ह्यूमन राइट्स, रिस्पॉन्सिबल एग्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रोल ऑफ पुलिस है, लीडरशिप इज पॉपुलर। आगे है डेमोक्रेसी इज मेरिट बेस्ड सिस्टम एंड इट इज फ्लॉलेस नॉट एट ऑल। डेमोक्रेसी इज मेरिट बेस्ड सिस्टम एंड इट इज नॉट फ्लॉलेस, यानी कि अच्छा तर्ज हुकूमत तो है, लेकिन अगर आप ये कहें कि इसमें कोई फ्लॉ नहीं है या कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। फिर इसमें जो करप्शन है वो बेनिस्बत डिक्टेटरशिप और दूसरे तर्ज हुकूमत की निस्बत कम होती है। नेपोटिज्म कम है, जॉबरी कम है, फेवरेटिज्म कम है, सिफारिश कल्चर कम है। फिर जो मैनेस ऑफ फ्यूडलिज्म है वो इसमें बड़ा कंट्रोल्ड होता है, कम होता है। दोस्तों, मैं ये आइडियली बात कर रहा हूँ कि जमहूरियत में ऐसा होता है। आप इस बात को हरगिज़ इस बात से मत जोड़िए कि पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान के अपने हालात हैं, पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उनको आपने डिस्कस करना है। फिर आपने टॉपिक के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वजूहत, कौन कौन से अमूर को हम कंट्रोल कर लें तो पाकिस्तान में जमहूरियत है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सकती है। अच्छा, विच सिस्टम इज बेस्ट फॉर पाकिस्तान, मिलिट्री डिक्टेटरशिप और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स? मिलिट्री डिक्टेटरशिप और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। जी दोस्तों, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान का के लिए कौन सा तर्ज हुकूमत बेहतर है। क्या ये जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो बेहतर थी, या कि जो आपके मिलिट्री कूज हैं वो बेहतर हैं? ये मैं आपसे दोस्तों अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। पहला जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान, उनका जो टाइम पीरियड है 1947 से लेके 1948 तक, ये तकरीबन सवा को साल बनता है। इसमें आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्तों जो उनकी सेइंग्स हैं, जो उन्होंने बतौर गवर्नर जनरल बन के किया और जो मुख्तलिफ जगह जगह उन्होंने स्पीचेज की, वो हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। दोस्तों, आपकी खिदमत में मैं यहाँ 2 चीज़ें पेश करने जा रहा हूँ। पहली है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो सरकारी पैसा उसके इस्तेमाल के सिलसिले में नहायत कॉन्शियस थे। वो इस तरह के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऑफिस, गवर्नर जनरल ऑफिस की तरफ से कुछ फर्नीचर ख़रीदने का
इत्फाक हुआ। तो लोगों ने फर्नीचर ख़रीदा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की टेबल पे जब बिल लेके आए तो उस बिल में क्या मौजूद था, उस बिल में तकरीबन 3-4 रुपए की एक कुर्सी का जिक्र था जो उनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के लिए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फ़ौरन कलम लिया और उस जो कुर्सी के पैसे हैं वो कहा जी कि ये पैसे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह अपने अकाउंट से देगी। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन मिसाल है लीडरों की पॉलिटिकल इंटेग्रिटी की, और जो हमारे मुल्क में फाइनेंशियल करप्शन का रोना रोया जाता है ये एक बेहतरीन रोल मॉडल है। तो जब लीडर अपनी ज़ात से फ्रॉम टॉप वो अपने लोगों के लिए कुछ काम करेगा, एग्जाम्पल सेट करेगा, तो मुल्क में कोई जवाब नहीं बनता कि कोई जो गैर कानूनी तौर पे सरकारी माल हड़प कर सके। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान 1947 से 1951 उनका जो तर्ज हुकूमत है वो आपके सामने है। इसमें पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे जो बैरूनी ताल्लुकात हैं अमेरिका से उनका ख़ास जिक्र किया गया। फिर 1947 की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो लियाकत अली ख़ान की ज़िंदगी में एक माइलस्टोन की हैसियत रखती है। कुछ लोग इसे कंट्रोवर्शियल बोलते हैं, लेकिन आप दोस्तों ने इन दोनों चीज़ों को मिला के लिखना है कि क्या ये कंट्रोवर्शियल है और हिस्ट्री ने इसे क्या प्रूव किया या डिसप्रूव किया। फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो के रेन की तरफ चलते हैं जी। ये 1971 से लेकर 1977 तक है जी। फिर बेनज़ीर भुट्टो के 2 तर्ज हुकूमत है, नवाज शरीफ के 2-3 हैं। तो इन सब को दोस्तों जब आप लिखने बैठेंगे तो आप इनमें इनके जो पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं वो आप लिखेंगे। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी लंबी बहस हो जाने कि इनके जमहूरी हुकूमत में पॉजिटिव क्या थे नेगेटिव क्या थे, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ और ये आप पे ये अब डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह लिखते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताया देता हूँ कि आपने जब भी किसी गवर्नमेंट का जिक्र करना है तो उसे जो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है उससे बालातर होकर आपने लिखना है। आपने 2 चीज़ें अपने सामने रखते हैं जब भी आपने किसी चीज़ को डिस्कस करना है। नंबर 1 कि क्या एक जो गवर्नमेंट है पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उससे पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा हुआ, पाकिस्तानी अवाम की जो मसाइल हैं वो कम हुए, और दूसरे नंबर पे क्या जो गवर्नमेंट है वो एज़ पर लॉ चल रही है या एज़ पर मैन चल रही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट से एज़ पर लॉ चलती हैं उनका जो फ़ायदे होते हैं वो बड़े दूर अंदेश और वो ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी भी होते हैं और ऐसे ममालिक तरक्की की मनाजिल तय करते हैं। जबकि दूसरे जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिनमें एक बंदे की या एक टोले की या एक जो ख़ानदान उसकी हुक्मरानी दर हुक्मरानी आती है, बाप है उसका बेटा फिर उसका बेटा, तो फिर उसके नुकसान बड़े डिजास्टर होते हैं। जी दोस्तों अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में 4 मिलिट्री डिक्टेटर आज तक आए हैं। पहला 1977 सॉरी जो पहला है वो है अयूब खान। अयूब खान प्यारे दोस्तों 1958 से लेकर 1969 तक है। इसकी रिफॉर्म्स हैं ब्लंडर और फिर इसका रिव्यू है। दूसरे नंबर पे 1969 टू 1971 है याहिया खान, इसकी रिफॉर्म्स और ब्लंडर और इसका जो इम्पैक्ट है ऑन पाकिस्तान इंटरनली एंड एक्सटर्नली। थर्ड नंबर पे है जनरल ज़ियाउल हक 1977 से 1988 और नंबर 4 पे जो लेटेस्ट मिलिट्री रूल है पाकिस्तान जिसको विस्टर्न किया है वो है 1999 से लेकर 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ का हिज रिफॉर्म्स एंड ब्लंडर। द क्रिटिकल एंड कॉमन पॉइंट्स टू ऑल मिलिट्री कूज। जी दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि जो ये मैंने आपसे मिलिट्री रिजीम्स गिनवाए हैं उनकी चंद एक चीदा जो इन्होंने काम किए थे और चंद एक ऐसी जो ब्लंडर इनसे हो गई जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना सिर्फ पाकिस्तानी इसे माफ़ करेंगे बल्कि तारीख में उन्हें बड़े नेगेटिव और ब्लैक वर्ड में लिखा जाएगा। तो पहला क्या है, पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है अयूब खान का वो था अयूब खान द ग्रीन रेवोल्यूशन। जी हाँ, अयूब खान का ग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों एक ज़बरदस्त था। इसमें पाकिस्तान को ज़राई मुल्क बनाया गया, पाकिस्तान का नहरी निज़ाम इसे ठीक किया गया, पाकिस्तान के डैम बनाया गया और किसानों को मुख्तलिफ किस्म की रिफॉर्म और रिलीफ दिए गए। तो ये आप कह सकते हैं कि जो जनरल अयूब खान का दौरे हुकूमत था वो 58 से लेके 69 तक, उसमें पाकिस्तान ने जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की जो तरक्की थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी।
फिर आगे चलते हैं जी कि यहिया खान का जो जनरल इलेक्शन थे 1917 के 1970 के 1970 के जो यहिया खान के दौरे हुकूमत में जनरल इलेक्शन हुए थे, अगर उसके नतीजे में जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिटिकल पावर है वो कर दी जाती तो आज पाकिस्तान की जो शक्ल है, पाकिस्तान की जो डिसइंटीग्रेशन होगी 1971 में, शायद वो ना होती और जो हालात हैं आज से मुख्तलिफ होते हैं। फिर ज़ियाद इस्लामाइजेशन प्रोसेस, जनरल ज़ियाउल हक का जो इस्लामाइजेशन प्रोसेस है 1977 से 88 तक, ये तकरीबन 11 साल बनते हैं। ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये इस्लाम की जो पाकिस्तान की जो स्टेट है उसे बिल्कुल उन्होंने मुला स्टेट बना दिया। कुछ लोग कहते हैं जी क्लाशों ऑफ कल्चर लेके आ गया। कुछ लोग कहते हैं जी अफगान जहाज ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला के रख दी। तो दोस्तों मेरी यहाँ आपसे मुराद ये है कि मैंने आपकी तवज्जो दिलानी है कि जो ये मिलिट्री रजीम्स हैं इनके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव क्या हैं। ये आप पे है कि आप इस चीज़ को किस तरह डिस्कस करते हैं और आप इसको किस तरह प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। फिर जनरल मुशर्रफ का जो टाइम पीरियड है 1919 से लेके 2008 तक, यानी कि 1999 से लेके 2008 तक इनलाइटेंड मॉडरेशन, कुछ लोग इसे इनलाइटेंड मॉडरेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे इनलाइटेंड मॉलस्टेशन कहते थे। इसमें भी आप देख लें जो पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री है, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी आप तरक्की देख लीजिए। पाकिस्तान की मोबाइल टेक्नोलॉजी में तरक्की देख लीजिए। पाकिस्तान की नेशनल ग्रोथ देख लीजिए। और दूसरे नंबर पे जो एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी 9/11 में अमेरिका का साथ देना। दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह हैंडल करते हैं। और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से गलतियां हुई और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के हक में जो उनकी पॉलिसियां जो बेहतर थी, आपने उनको किस तरीके से लॉजिकल वे में जाके लिखना है। नाउ देयर आर सम ब्लंडर्स कॉमन इन ऑल द मिलिट्री कूज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो 4 किस्म के मिलिट्री कूज हैं उनमें ब्लंडर्स क्या थी, कॉमन ब्लंडर क्या थी। नंबर 1, अयूब्स पॉलिसी एंड ईस्ट पाकिस्तान सेंस ऑफ डेप्रीवेशन। अयूब खान पॉलिसीज एंड ईस्ट पाकिस्तान सेंस ऑफ डेप्रीवेशन। जनरल अयूब खान पे दोस्तों सबसे बड़ा जो सियासी इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ये है कि उन्होंने जो बांग्लादेश के लोग थे उनको वो इकट्ठा ना कर सके, बल्कि उनके तर्ज हुकूमत में और उनके दौरे हुकूमत में जो बांग्लादेश है उनमें मज़ीद जो सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है वो मज़ीद बढ़ गई और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से मज़ीद दूर होते गए। फिर है अगला दोस्तों यहिया खान रूल ऑफ 1971। जी दोस्तों यहिया खान का जो दौरे हुकूमत है 1969 से लेके 71, ये तकरीबन 2 साल बनते हैं। ये भी एक बड़ा तारीख दौरे हुकूमत है जिसमें कुछ लोग कहते हैं जी यहिया खान बड़ा अयाश था, यहिया खान ये था वो था, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो यहिया खान की मिलिट्री जनरल के हिसाब की जो उनकी खिदमात है वो और हैं। जब उन्होंने मिलिट्री टेक ओवर किया उनके जो कारकर्दगी और है। और जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया है, फॉल ऑफ ढाका हुआ, ये टोटल अलहदा चैप्टर है। जी दोस्तों ये नहायत ही क्रिटिकल और नहायत ही जो आप कहते हैं सेंसिटिव टॉपिक है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इनको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। नंबर 3, ज़ियाद गिफ्ट ऑफ अफ़गान जहाद। अफ़गान जहाद दोस्तों एक जंग थी जिसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लोगों के साथ अमेरिकन डॉलर जो फंडेड था उसमें मिला के पाकिस्तानियों में जो जिस तरह क्लाशनकोफ और ड्रग कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके जो अभी तक नतायज वो पाकिस्तान दोस्तों भुगत रहा है। अब दोस्तों अगैन वही क्वेश्चन है कि आप पे है कि आप इन सब चीज़ को किस तरह मैनिपुलेट करते हो और एक प्यारा सा अपना जवाब लिखते हैं। नंबर 4, मुशर्रफ से गिफ्ट ऑफ 9/11 एंड इट्स आफ्टरमाथ। कुछ लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में अमेरिका का साथ दे के गलती किया, कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा अच्छा किया है। तो दोस्तों आपने इन दोनों चीज़ों को लिखना है कि किस तरह ये बेहतर था या किस तरह पाकिस्तान के हक में नहीं था। अब दोस्तों चलते हैं कि पाकिस्तानी जो जमहूरियत है उसे पनपने और उसे बेहतरीन अपने रास्ता लेने में 2 बड़े मसाइल कौन से हैं पाकिस्तान के हवाले से दोस्तों डिस्कस करने लगा। पहली है मिलिट्री को।
दूसरी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट with the unfettered power like 58(2)(b, Article 58(2)(b), appointment of all three service chiefs. Number next है blotted role of Supreme Court. जी हाँ, blotted role of Supreme Court. जी दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अगर पाकिस्तान में मिलिट्री जो कू है ये ख़त्म हो जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर्स हैं, जो लाम हाला पावर है आर्टिकल 58(2)(b, जिसमें प्रेसिडेंट साहब के पास ये इख्तियार था और गवर्नर जो सूबे में गवर्नर के पास के वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बिल तरतीब उन दोनों को अपनी कैबिनेट समेत घर भेज सकते थे किन चार्जेस की बुनियाद पे कि ये करप्शन करते हैं, लोगों के मैंडेट पे पूरे नहीं उतरते। तो ऐसी जो एब्सोल्यूट पावर है इन पे चेक होना चाहिए और इनको ख़त्म होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ब्लॉटेड रोल है, सुप्रीम कोर्ट का जो मिलिट्री को जो इन्होंने लिजिटिमेसी दी है और जो आर्टिकल 58(2) पे इनकी जो मुख्तलिफ किस्म की रूलिंग है उसका भी पॉलिटिकल सिस्टम की और डेमोक्रेसी की अपहीवल पे बड़ा अच्छा खासा हिस्सा है। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं जनरल हिस्ट्री ऑफ जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब तक कितने इलेक्शन हुए हैं, कितने जो इंतखाबात हुए हैं उनको हमने देखना है। सबसे पहला दोस्तों 1970 का इलेक्शन है। इसमें अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की है, पाकिस्तान पीपल पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है और रोल ऑफ JI है, जमात इस्लामी। फिर चलते हैं जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1964 अयूब खान और फातिमा जिन्ना का। जी दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं जी कि फातिमा जिन्ना जो बानिया पाकिस्तान की जो बहन है उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, ये इलेक्शन रिग थे और किस तरह फातिमा जिन्ना को हराने की कोशिश की और फिर किस तरह उनका मर्डर हुआ। दोस्तों, ये तमाम बातें तारीखी बातें हैं और तारीख ही इनको बेहतर तरीके से तारीख इनका जवाब दे सकती है कि ये ऐसा क्यों था और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर 1977 के इलेक्शन है जी, 1970 के इलेक्शन है। इसमें PNA बना, पाकिस्तान नेशनल अलायंस एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उनके मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। फिर ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ आ जाता है जी 1977 में। फिर ज़िया-उल हक़ 1985 में इलेक्शन करवाते हैं AND 1985 में। फिर 1988 में इलेक्शन होते हैं जी, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जीत जाती है। फिर जी 1990 में 1990 में इलेक्शन होते हैं, इसमें मियाँ साहब जीत जाते हैं। फिर 1993 में इसमें बीबी जीतती हैं। फिर 1997 में जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसमें फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जीत जाते हैं। फिर 2002 में इलेक्शन होते हैं जी, परवेज़ मुशर्रफ करवाता है, इसमें PMLQ बनती है और PPP अपोजिशन के तौर पे उभरती है। फिर 18 फरवरी 2008 को इलेक्शन होते हैं, PPP जीत जाती है और PMLQ अपोजिशन में बैठ जाती है। फिर इसके बाद 2013 के जी दोस्तों इलेक्शन है। 2013 के इलेक्शन में आपको पता है कि किसकी गवर्नमेंट बनती है। फिर 2018 के जो इलेक्शन है, जो प्रेजेंट इलेक्शन हमारे पास चल रहे हैं, जिसमें इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अब तक चल रही हैं और अल्लाह करे कि जो पॉलिसीज़ हैं ये इन टर्म्स ऑफ एरेडिकेशन ऑफ करप्शन, पॉलिटिकल जो मेल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पावर है वो ख़त्म हो सके और पाकिस्तान एक जो सही डगर पे अल्लाह ताला इसे चलाए, आमीन। अच्छा जी, रोल ऑफ प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो इमरान खान की अभी गवर्नमेंट है, इसकी इंटरनल पॉलिसीज़ क्या है, एक्सटर्नल क्या है, और फिर इसे क्रिटिकली एवेल्यूएट कर दें। जी दोस्तों, फिर डेमोक्रेसी में रोल आ जाता है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 218। जी हाँ, अगर बात की जाए डेमोक्रेसी की तो उसमें इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो आना बिल्कुल नागज़ीर है, क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करने होते हैं और जितने दोस्तों इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे उतना ही आपकी हुकूमत और मुल्क के लिए बेहतर है। अब ये बात कर लेते हैं जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जी एक, फिर इसके 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है।
जी इलेक्शन कमीशन जो है इट शुड बी इंडिपेंडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर हिज अपॉइंटमेंट शुड बी मेरिट बेस्ड, हिज फंक्शंस टू फैसिलिटेट जनरल एंड प्रोविंशियल इलेक्शन इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी। अब दोस्तों मैं आपसे बात करने लगा हूँ जो अथॉरिटी वर्क्स हैं, जो बेहतरीन किताबें हैं पाकिस्तानी सियासी निज़ाम पे, जिन्हें आप रेफ़र कर सकते हैं, जो लिखी गई हैं और जिन्हें दुनिया मानती है। तो सबसे पहली किताब है डॉक्टर हसन अस्करी, ऑथर का नाम है, बुक का नाम है पाकिस्तान मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स 1947 से लेके 1948 तक। इसमें डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी बात करते हैं पावर ट्राइका की। पावर ट्राइका TROI के पावर ट्राइका का दोस्तों मतलब है कि जो 3 किस्म के लोग हैं ये पावर को इंजॉय कर रहे हैं, और इन 3 किस्म के जो लोगों की इंजॉयमेंट और जो पावर है, अगर ये लोगों की वेलफेयर के लिए और पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है इसके साथ करें, तो ये पावर ट्राइका यकीन मानिए बड़े ज़बरदस्त नताइज दे सकता है। पावर ट्राइका में पहला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और तीसरा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब बात करते हैं पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान की। दूसरे नंबर पे दोस्तों पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान है, ये पॉइंट है। तो जो सियासत है वह लोगों के गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, पर्सन के जरिए नहीं घूमनी चाहिए, बल्कि इसे मुल्की मुफाद, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के गिर्द घूमना चाहिए। फेल्ड स्टेट और फेल्ड लीडरशिप और फेल्ड गवर्नमेंट। जी दोस्तों मैं बात कर रहा था पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, रादर इट शुड बी पॉपुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, विच शुड बी एमिंग एट द मैक्सिमम वेलफेयर और अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। आगे है फेल्ड स्टेट, फेल्ड लीडरशिप और फेल्ड गवर्नमेंट। इन तीनों को दोस्तों आपने डिस्कस करना है। फिर दोस्तों अगली किताब है, अगली किताब का जो आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, किताब का नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी। ऑथर का नाम है एलन मैग्रा, ALLEN, एलन मैग्रा, MCGRATH, एलन मैग्रा। इसमें वो बात करते हैं जी कि पाकिस्तानी जो जमहूरियत है इसको किस तरह तबाही के नतीजे पे, तबाही के दाने पे ला के खड़ा कर दिया गया। इसमें अवाम की जो जहालत है इसका कितना रोल है, जो आर्मी है उसका कितना रोल है, और जो सियासी जमातें हैं खुसूसन जो सियासतदान हैं उनकी नालायकियाँ और उनकी जो मैल या मिस हैंडलिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर है वो किस हद तक है। फिर है जी फेडरलिज्म है, फ्यूडलिज्म है, एजुकेशन सिस्टम है। हम कौन सा एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं जी, वेस्टर्न चाहते हैं या ईस्टर्न चाहते हैं या कि मजहबी चाहते हैं, स्टेट ओन्ड है, प्राइवेट ओन्ड है, इंग्लिश सिस्टम है, उर्दू मीडियम सिस्टम है या मदरसा सिस्टम है। पाकिस्तान में दोस्तों कमोबेश कुछ 20,000 के करीब मदरसा हैं, ठीक है। इनमें तकरीबन 10,000 देवबंदी हैं, तकरीबन 3,000 बरेलवियों के हैं और तकरीबन 400 अहले हदीस के हैं। फिर इनमें रिफॉर्म्स किस तरह लाई जा सकती हैं दोस्तों, ये भी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। मेरा इधर मकसद आपको रिफॉर्म्स सजेस्ट करना नहीं, बल्कि मेरा मकसद आपको ये नॉलेज शेयर करना है, हेडिंग शेयर करना है और मुख्तलिफ जावियों से बात करना है। तो दोस्तों मदरसा कल्चर में 2 चीज़ें अगर आप इंट्रोड्यूस करवा दें तो ये रिफॉर्म हो जाएगी। एक तो उन्हें अपडेट कर दें, जो आपका मौजूदा जो निज़ाम चल रहा है उसके मुताबिक तालिब इल्मों को तालीम दीजिए, और दूसरे उन्हें जो मेन स्ट्रीम जो नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां आती हैं वो भी ऐसे बच्चों को आप दें। फिर दोस्तों एक और यहाँ बात का जिक्र करने जा रहा हूँ, वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की स्पीच, 11 अगस्त 1947 की स्पीच। जी दोस्तों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच को बड़ा कंट्रोवर्शियल करके बनाया गया और इसमें कहा गया जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सेकुलर पाकिस्तान का नजरिया दिया था। कुछ लोग कहते हैं जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामिक रियासत का निज़ाम के लिए कहा गया था, क्योंकि उनकी बेशुमार जो तकरीरें हैं, उनका जो लिटरेचर है, इनागुरल सेशंस हैं वो पढ़े हुए हैं, स्टेटमेंट पढ़ी हुई हैं, उनसे हम
ये नतीजा अखज़ करते गए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी सेकुलर स्टेट का ख्वाब नहीं देखा था। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 10 जनवरी 1939 में पटना के मुकाम पे एक स्पीच है, ये भी बड़ी अच्छी है। फिर यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन के मौका पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा गया फिर हमें क्या डू वी नीड इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, क्या हमें इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए या कि जो मगरबी खसूसन जो बरतानिया का पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है। क्या हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, इसे चलाना चाहिए, या हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ की तरफ जाना चाहिए। क्या हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी अपनानी चाहिए या इस्लामिक थ्यू डेमोक्रेसी। क्या हमें जो इंडिया की तरह बेहतरीन एक डेमोक्रेसी चल रही है उसमें कोई मिलिट्री का रोल नहीं है, क्या हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसमें मिलिट्री का कोई रोल ना हो, या क्या हमें वही जमहूरियत चाहिए जिसे मिलिट्री कंट्रोल करे। जी दोस्तों, ये चंद एक मॉडल मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अब आप पे आके आप इन सब को किस तरह हैंडल करते हैं और इन सब को किस तरह आप मैनिपुलेट करते हैं। जी दोस्तों, इस चलते हैं टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में प्यारे दोस्तों 3 चीज़ें अगर आप लिख दें या 3 चीज़ें अगर 3 लवाजमात पूरे हो जाए तो जो जमहूरियत है जो वाकई ही बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और किसी भी बुरी से अच्छी जो डिक्टेटरशिप है उससे बुरी जमहूरियत है वो भी बेहतर है। वो क्या है, एक तो है जी मेरिट बेस्ड सिस्टम और दूसरा है रूल ऑफ लॉ। मेरिट बेस्ड सिस्टम इसे इंश्योर करवा दें और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करवा दें। यकीन माने दोस्तों, ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जमहूरियत, ये बड़ा ही ज़बरदस्त फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि इसमें लोगों को कम बेश मौका दिया जाता है कि वो अपने नुमाइंदे चुन सकें। दूसरे नंबर पे लोगों को मौका दिया जाता है कि वो मुख्तलिफ औकात में गाहे बगाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आज कल ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी गवर्नमेंट पे क्रिटिकल जो हेल्दी क्रिटिसिज्म है वो करें ताकि लोगों की जो मैक्सिमम बेहतर जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट से ले सकें और जो पाकिस्तान का इमेज है दुनिया में और एक मुल्क का जो इमेज है दुनिया में वो बेहतर से बेहतर हो सके। जी दोस्तों, ये था आज का एक लेक्चर जिसमें मैंने कोशिश की है आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेल मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स उनका जिक्र करूँ। फिर इसके जो जमहूरियत के लवाजमात है वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। फिर इसके रास्ते में मसाइल कौन से हैं, इसकी रिफॉर्म कौन सी है और पाकिस्तान में कौन सा तर्ज हुकूमत बेहतरीन है और कौन सा तर्ज हुकूमत जो बेहतरीन नताइज दे सकता है। जी दोस्तों, ये था मेरा आज का लेक्चर। जाते जाते आप दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हुमायूं एजुकेशन टीवी इसे आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।